IK Horror। आप देख रहे हैं IK हॉरर। यहाँ कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, यहाँ अधूरी रूहें बोलती हैं। आज की कहानी अयोध्या से मैसूर की उस रात की है, जहां अनिल नाम के ड्राइवर को मिली एक दुल्हन, लाल चुन्नी, माथे पर सिंदूर और हवा में लहराते पैर, जो जमीन को छूते ही नहीं थे। अगर वो तुम्हारी बगल वाली सीट पर बैठ जाए तो तुम्हारा सफर आखिरी सफर बन जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है इस रात की अनसुनी दास्तान। 3, 2, 1। अयोध्या की एक ठंडी रात, गंगा किनारे पुराने घाट के पास ट्रक नंबर UP 41TZ 9017 खड़ा था। ड्राइवर विनोद रघुवंशी, 20 साल का अनुभव, लेकिन आज उसके दिल में अजीब बेचैनी थी। उसे माल मिला, 3 बड़े लकड़ी के बक्से, जिन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रास्ते में मत खोलना। माल देने वाला एक बूढ़ा अजनबी था। उसकी आंखें अंधेरी, उसकी आवाज क्रूर। बेटा, अगर रास्ते में कोई आवाज सुने, जवाब मत देना। जो दिखे उसे देखना मत। विनोद ने हंसकर बात टाली। इतना तो नहीं डरते बाबा हम। लेकिन बूढ़ा बोला, ये माल नहीं, यात्री हैं, अधूरे यात्री। विनोद के चेहरे की हंसी गायब हो गई। कुछ पल के लिए हवा रुक गई, जैसे रात ने सांस रोक ली हो। उसने ट्रक स्टार्ट किया, इंजन गरजा, अयोध्या पीछे छूटने लगी। पर जैसे ही वो हाईवे पर चढ़ा, पीछे वाले बक्सों में हल्की आवाज आई, टुक टुक टुक। विनोद ने शीशे में देखा, सिर्फ अंधेरा। उसने खुद को समझाया, लकड़ी हिल रही होगी। पर फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी और साफ, निकालो। विनोद ने तुरंत ट्रक का रेडियो तेज कर दिया, लेकिन रेडियो में सिर्फ एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी, हम जिंदा नहीं हैं। विनोद डर गया। उसने रेडियो बंद कर दिया। हवा भारी हो गई, सड़क सुनसान, और अयोध्या की आखिरी रोशनी भी दूर पीछे छूट गई। विनोद ने एक सिगरेट जलाई, फूंकते हुए कहा, कौन है? किसकी आवाज है? लेकिन अब आवाज नहीं आई। बस ट्रक के पीछे बैठे अदृश्य यात्री शांति से सुन रहे थे। और तभी उसके मोबाइल में लो बैटरी अलार्म बजा। 10%, 9%, 8%। स्क्रीन पर एक पॉपअप दिखा, डोंट लुक बैक। विनोद की सांस रुक गई। उसने शीशे में झांकने की हिम्मत नहीं की। ट्रक रात में बढ़ता रहा, और उसकी सीट के पीछे कुछ हल्का सा हिल रहा था। ट्रक अब उत्तर प्रदेश छोड़कर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा था। घनी धुंध, अजीब सन्नाटा, सड़क पर कोई नहीं। इंजन की गड़गड़ाहट भी जैसे असामान्य हो चुकी थी, जैसे गाड़ी भारी होती जा रही हो। और तभी ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। विनोद ने एक्सीलरेटर दबाया, कुछ नहीं हुआ। स्पीड 70 से 50, 50 से 30, 30 से 10, और फिर ट्रक खुद ब खुद रुक गया। यह वो जगह थी जहां सड़क के किनारे सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ था। पेड़ की जड़ों में काली माटी, बीच में छोटा पत्थर, और उस पर बिखरी हुई चूड़ियां, सिंदूर और राख। ये देखकर हल्की सिहरन हुई, लेकिन असली डर तो अब शुरू होना था। पीछे से आवाज आई,
हम उतर रहे हैं। विनोद का दिल दहल गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी। आगे शीशे से देखा, सड़क खाली, लेकिन पिछला हिस्सा। उसने हिम्मत करके साइड मिरर में झांका और जो देखा वो मौत से कम नहीं था। ट्रक के पीछे बैठे तीनों बक्से अब खुले हुए थे, लेकिन उन्होंने खुलते हुए कोई आवाज नहीं की थी, जैसे वो किसी हाथ से नहीं बल्कि किसी इच्छा से खुले हों। और उन बक्सों से निकलकर वो 3 आकृतियां उतर चुकी थीं। उनके शरीर पतले, सूखे, सफेद चादर में लिपटे, चेहरा दिखाई नहीं देता, पर वे खड़े थे सड़क के किनारे, बिल्कुल शांत। विनोद हिल भी नहीं पा रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए और तभी उनमें से एक ने मुंह खोला। उसकी आवाज इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे हवा में पड़ी पत्तियों को कोई घसीटे। हमें मंजिल तक जाना है। विनोद, कौन 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 हो तुम? दूसरी आकृति बोली। हम यात्री हैं, लेकिन जिंदा नहीं। तीसरी, हम यहां नहीं, अकल में रहते हैं। विनोद कांपने लगा। तुम इस ट्रक में क्यों आए? पहली आकृति ने उसका जवाब दिया, तुम्हारे साथ हम इसलिए हैं क्योंकि तुमने रास्ते में हमारी आवाज सुनी और तुमने उस पर ध्यान दिया। अचानक विनोद को याद आया, उसने यात्रियों की आवाजें सुनी थीं। उसने पूछा भी था कौन है, और उसने जवाब देने की कोशिश भी की थी। और बूढ़े आदमी ने क्या कहा था? आवाज सुनो तो जवाब मत देना। विनोद ने वह नियम तोड़ दिया था। अब देर हो चुकी थी। विनोद कुछ कह पाता उससे पहले तीनों आकृतियां फिर ट्रक में वापस चढ़ गईं। लेकिन इस बार बक्सों में नहीं, सिर्फ ट्रक के पीछे बैठ गईं, जैसे वे इंसानी यात्री हों। लेकिन उनके पैर सड़क को स्पर्श भी नहीं कर रहे थे। ट्रक अपने आप स्टार्ट हुआ। विनोद ने एक्सीलरेटर नहीं दबाया, लेकिन ट्रक चल पड़ा। अब वह सिर्फ चालक नहीं था, वह एक मृतयात्रियों का पहिया बन चुका था। रात 1:30 बजे। रास्ते में एक ढाबा दिखा, छोटा, टिमटिमाती रोशनी, अधखुली नींद लाइट जिस पर लिखा था अन्नपूर्णा ढाबा। विनोद ने राहत की सांस ली। शायद इंसानी मौजूदगी उसे सामान्य करे। उसे लगा कि वो रुके, चाय पिए, वो इंसानों से बात करे, लोगों को बताए कि उसके ट्रक में। पर तभी उसके पीछे बैठे मृतयात्री फुसफुसाए, किसी को कुछ मत कहना, नहीं तो तेरा सफर लंबा हो जाएगा। लंबा? यानी कितना लंबा? सालों या मृत्यु तक? विनोद ने कुछ नहीं कहा। ट्रक ढाबे से आगे गुजर गया। उसने बस ढाबे के बाहर खड़े एक जवान लड़के को देखा, जो उसे घूरकर देख रहा था, जैसे उसने उस ट्रक पर कुछ असामान्य महसूस कर लिया हो। कुछ देर बाद तीनों आकृतियों में से एक ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और विनोद ने साइड मिरर से देखा। उसके चेहरे में चेहरा नहीं था, बस एक काला गड्ढा, जहां चेहरा होना चाहिए, जहां आंख, नाक, मुंह, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। विनोद की सांस रुक गई, हाथ स्टीयरिंग से हट गया, ट्रक डगमगाया। लेकिन तीसरी आकृति ने कहा, डर मत, हम सबको डरना मना है। हम सब। यह शब्द विनोद को चुभ गया। क्या अब वो भी उनके साथ है? क्या अब वह भी मृतयात्री हो चुका है? उसने हिम्मत करके पूछा, तुम जाना कहाँ है? पहली आकृति बोली,
वो जगह जहां समुद्र हमारा इंतजार कर रहा है, जहां पानी में वो खारा नमक मिलता है, जहां हवा में मृतकों की पुकार होती है, जहां हमारी आधियां सोई हैं। विनोद, रामेश्वरम, तीनों आकृतियों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दूसरी ने कहा, हम पहले भी एक यात्रा कर रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ दिए गए, अधूरे। विनोद, तुम्हें किसने छोड़ा? कुछ पल मौन, फिर शब्द आया, एक ट्रक ड्राइवर ने। विनोद का गला सूख गया। क्या वो ड्राइवर जो उन्हें छोड़कर भाग गया, क्या वो इस समय भी जिंदा है? उसने पूछा, कौन था वो ड्राइवर? और जो जवाब मिला, उसकी हड्डियां तक ठंडी हो गईं। वो भी तुम ही थे। विनोद चिल्लाया, ये झूठ है, मैं पहली बार जा रहा हूं। आकृति बोली, नहीं, तुम दूसरी बार जा रहे हो। पहली बार तुम भाग गए थे और तुमसे गलती हुई, तुम हमें छोड़ गए, हम अधूरे रह गए। विनोद कांप गया। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तबीयत सही है, मैं होश में हूं। तीसरी आकृति बोली, हम तुम्हें याद है, बस तुम हमें भूल गए। इस पल विनोद को लगा, उसकी याददाश्त में कुछ ब्लैंक है, जैसे उसकी जिंदगी के कुछ हिस्से मिटाए गए हों। मानव से परे आवाज। अब रात करीब 2:45। ट्रक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। चांदनी मध्यम हवा में सीटी की आवाज। और तभी ट्रक के भीतर एक चौथी आवाज सुनाई दी, लेकिन यह उनकी नहीं थी। ये आवाज आई डैशबोर्ड के भीतर से, और शब्द थे, शाम के समय मत रुकना। ये आवाज बूढ़े आदमी जैसी थी, वही जिसने माल दिया था, वही जिसने वार्निंग दी थी। विनोद ने तुरंत डैशबोर्ड कंपार्टमेंट खोला। कुछ नहीं, खाली, लेकिन आवाज साफ सुनी थी, स्पष्ट, करीब, जैसे किसी ने कान में बोला हो। खतरे की पहली सीमा। ट्रक अब मध्य प्रदेश से आगे बढ़ चुका था। रास्ता और अंधेरा, और गहरा, और भूतिया। विनोद के दिमाग में सवालों की बारिश थी। क्या वो सच में पहले भी ये सफर कर चुका है? क्या उसकी याददाश्त बदली गई है? क्या ये आकृतियां मानवात्माएं हैं या कुछ और? क्या उसे लक्ष्य तक पहुंचकर बक्से उतारने चाहिए? क्या वह भी रास्ते में मरकर उन्हीं में शामिल हो जाएगा? लेकिन वह सवाल पूछने से डर रहा था। और तभी एक आकृति ने कहा, तुम्हारी धड़कन तेज हो रही है। दूसरी, तुम्हारी नाड़ियों में भय का रक्त बह रहा है। तीसरी, डर से यादें फिर जागेंगी। विनोद हाफ गया। कौन सी यादें? बिना चेहरा वाली आकृति ने हाथ उठाकर ड्राइवर सीट के पीछे इशारा किया। विनोद ने मुड़कर देखा, और वहां, जहां पीछे की सीट होती है, जहां सामान्य ट्रक में सामान रखा होता है, वहां बैठा था एक और आदमी। उसका चेहरा सामान्य, आंखें खुली हुई, कपड़े गंदे और भीगे हुए, और उसकी गर्दन में ड्राइवर की आईडी कार्ड, नाम लिखा था विनोद रघुवंशी। विनोद हक्का बक्का। ये क्या, ये मैं कैसे? वह आदमी जो पीछे बैठा था धीरे धीरे सिर उठाकर बोला, तुम भूल गए, तुम पहले ही मर चुके हो। विनोद चीखा। पीछे बैठा आदमी, जिसकी गर्दन में आईडी कार्ड था और उस पर वही नाम विनोद रघुवंशी, वह हिलने लगा।
विनोद का दिल जैसे फट रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। विनोद चीखते हुए, तुम कौन हो? वह दूसरा विनोद बोला, मैं वही हूं जो तुम थे और जो तुम बनने वाले हो। पीछे बैठे मृत्यात्री शांत थे। सिर्फ वही बोल रहा था, धीरे भारी आवाज में, तुम्हें सच पता होना चाहिए, न कि वह याद जो तुम्हें दी गई है। विनोद कांपते हुए बोला, मैं जिंदा हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं। दूसरा विनोद हंसा, लेकिन यह हंसी मानव नहीं, बल्कि जैसे किसी धातु पर नाखून खुरचे जाए। तुम सोचते हो कि तुमने ये सफर पहली बार शुरू किया है। फिर वह झुककर विनोद के कान के पास आया। उसकी सांस ठंडी बर्फ जैसी। लेकिन तुम इस रास्ते पर तीसरी बार जा रहे हो। खोई हुई यादें। ट्रक की लाइटें झिलमिलाने लगी। हॉर्न बिना दबाए बजे। घड़ी का समय उल्टा चलने लगा। 2:51, 2:50, 2:49, 2:48। विनोद चिल्लाया, मेरे साथ क्या हो रहा है? दूसरा विनोद बोला, तुम्हें सच से दूर रखा गया। तुम्हारी यादें मिटा दी गईं। क्योंकि अगर तुम सच जान जाओ तो तुम चला नहीं पाओगे। अचानक दृश्य बदलता है। मानो ट्रक के भीतर उसकी यादें पर्दे पर चलने लगी। विनोद को दिखा, वह एक ट्रक चला रहा है। पीछे वही 3 बॉक्स। रूट वही, अयोध्या रामेश्वरम। लेकिन इस बार वह रास्ते में रुकता है। एक पुराने मंदिर के पास। वह बक्से उतार देता है और रात में भाग जाता है। वह खुद से कह रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। आकृतियां उसके पीछे पुकारती हैं, हमें मत छोड़ो, हमें किनारे तक पहुंचाओ। लेकिन वह ट्रक छोड़कर भाग जाता है। और फिर उसी रात उसे भारी एक्सीडेंट होता है। मौत, लाश सड़क पर, टूटा हुआ हेलमेट, आईडी कार्ड खून में गिरा हुआ। विनोद चीखता है, नहीं, नहीं, ये झूठ है। लेकिन दूसरा विनोद अब बिल्कुल करीब आ जाता है। उसकी आंखें काली। उसमें कोई पुतली नहीं। तुम मर चुके हो और अब सिर्फ अधूरा फर्ज पूरा करने के लिए भेजे गए हो। तभी वे 3 मृत्यात्री बोले, डरो मत, तुम अकेले नहीं। और वे धीरे से आगे बढ़े। उनकी परछाइयां लंबी होती गईं। ट्रक का रूप बदलना। रोड आगे अंधेरी घाटी में उतरने लगा। सड़क सीधी नहीं रही, जैसे कुएं में जा रही हो। ट्रक की हेडलाइट अब पीले की जगह नीली हो गई। डैशबोर्ड की हर लाइट बुझ गई। मीटर रुक गया। स्पीड 0 दिखाने लगा। लेकिन ट्रक फिर भी चल रहा था। विनोद ने डरते हुए पूछा, मैं कहां जा रहा हूं? दूसरे विनोद ने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और कहा, जहां हम सब पहले ही जा चुके हैं, जहां हम सब इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा भी। अचानक फिर वह बूढ़े आदमी की आवाज आई, वही जिसने अयोध्या में माल दिया था। विनोद, अगर इस बार फिर भागने की सोची तो तुम लौट नहीं सकोगे। यह आवाज अनदेखे स्रोत से आई। स्टीरियो से नहीं, फोन से नहीं, डैशबोर्ड से नहीं, बल्कि ट्रक के ढांचे से, जैसे पूरा वाहन बोल रहा हो। हर कोना फुसफुसा रहा था। तारों का घूमना आवाज कर रहा था, मत भाग, मत भाग। इंजन बड़बड़ा रहा था,
यात्रा पूरी करो। सीट कराह रही थी, अधूरा नहीं छोड़ना। और विनोद, जिसे अब समझ आने लगा था, वह इस सफर का मालिक नहीं बल्कि एक बंधक है। रात के करीब 11:45 बजे अनिल का ट्रक आंध्र प्रदेश की सीमा पार कर चुका था। आसमान पूरी तरह काला था, तारे भी जैसे डर के मारे छिप गए हो। सड़क सुनसान, बंजर खेत और कहीं कहीं बरगद के पेड़ जिनकी शाखाएं मानो हाथ बनकर रास्ता रोकना चाहती थीं। अनिल का बदन अब बहुत कमजोर था, आंखें लाल मगर जागते रहने की मजबूरी। रेडियो बंद, मोबाइल नेटवर्क गायब। ट्रक की हेडलाइट सड़क के आगे दूर दूर तक फैला अंधेरा चीरती चल रही थी। अनिल बुदबुदाया, बस कुछ घंटे और सुबह हो जाएगी। लेकिन भीतर वो जानता था, सुबह होना इतनी आसान नहीं था। फिर वही परछाई। रियर व्यू मिरर में फिर वो काली परछाई झलकी, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे अब कई परछाइयां थीं। कुछ छोटे, कुछ लंबे, कुछ तिरछे झुके, कुछ सीधे, कुछ के बाल जमीन तक, कुछ बिना सिर के। अनिल ने झटके से मिरर घुमा दिया। डर स्वीकार करने से बड़ा होता है, उसे देखने का साहस। अनिल ने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस भरी और मिरर फिर सीधा कर दिया। अब मिरर में एक और दृश्य था। ट्रक के ठीक ऊपर ड्राइवर कैबिन की छत पर वो दुल्हन बैठी थी, लाल जोड़े में, चेहरा झुका हुआ। वो हिली नहीं, बस बैठी रही। अनिल ने अचानक ब्रेक मारा। ट्रक फिसलता हुआ सड़क पर चीख उठा। धड़ाम! ट्रक सड़क के किनारे रुक गया। अनिल के माथे पर पसीने की धार बह रही थी। उसका दिल धक धक नहीं, धक 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 धक, तेज हथौड़े की तरह। शांत सड़क के बीच वो उतरकर बाहर आया। चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कोई नहीं। लेकिन केबिन की छत बिल्कुल बोझिल झुकी हुई थी, जैसे वहां कोई हो या अस्थियां जमी हो। मृतस्वर। केबिन के नीचे से मांगटी का पहनी बालों वाली एक लट जमीन तक लटकती दिखी। और फिर एक फुसफुसाहट, मानो किसी की टूटी हुई आत्मा बोल रही हो कि कर्नाटक। अनिल ने सुना नहीं, ये समझा ये बस पत्तों की आवाज है। दूसरी बार स्पष्ट, कर्नाटक जा। अनिल का खून सूख गया। उसने ट्रक की तरफ देखा। उस दुल्हन के पैरों की परछाई अब कांच से दिखाई दे रही थी। वो केबिन में उतर रही थी। अनिल के पैर जम गए। एक और यात्री। दरवाजा क्लिक, खुद ब खुद खुल गया। और दुल्हन धीरे धीरे, बिना कदमों की आवाज, केबिन में बैठ गई। ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर। अनिल फिर उठ गया। वो अपने ट्रक में चढ़ा, निगाह आगे, कहीं भी उस पर न डाली। ट्रक स्टार्ट किया, गियर लगाया और चल पड़ा। उसके पास बैठी हुई लड़की कुछ नहीं बोली, सिर्फ कभी कभार उसका हाथ हिलता और उसकी चुन्नी जमीन तक झूलती रहती। उसके कदम नहीं पड़ते। कुछ देर बाद अनिल के मन में सवाल आया, वो बैठी कैसे है? बिना आवाज के कैसे उतरी? क्या उसका वजन है? उसने कांपते हुए धीरे धीरे एक नजर डाल ही ली। सिर्फ उसके पैरों पर। पैर नहीं थे, हवा में लटके हुए थे। अनिल ने सीधा आगे देखा। अब वो चला रहा था, एक मृत दुल्हन के साथ। सच का पहला शब्द अनिल से रहा नहीं गया। उसने बस एक बात कही, तुम चाहती क्या हो?
कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर दुल्हन ने अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काली गहरी गुफाएं। उसके होंठ हिले और आवाज आई, मैं अधूरी, मेरा दूल्हा दक्षिण में, मैं उसे ढूंढती हूं। अनिल, कौन, कहां? उसने सिर्फ एक शब्द बोला, मैसूर, मृत्यादे। वो बोलती गई टूटे शब्दों में, जो समय के अंधेरे से निकल रहे थे। वो अयोध्या की एक लड़की थी। उसकी शादी दक्षिण के एक आदमी से हुई थी। दूल्हा मैसूर का था। बारात अयोध्या आई थी। विदा के समय उनके ट्रक को किसी ने रोका। झगड़ा हुआ और गोली चली। दुल्हन मर गई। दूल्हा गायब हो गया। कुछ कहते हैं वो उसे ढूंढने फिर आया। कुछ कहते हैं वो भी मर गया। कुछ कहते हैं दोनों भटक रहे हैं। दुल्हन की आवाज धीमी हो गई। कहानी अधूरी रह गई। वो फिर घुट गई। कानों से खून निकलने लगा। वो झटके से शांत हो गई। अंतिम आदेश। अनिल ने उसकी ओर देखा नहीं, बस हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। और तभी दुल्हन ने फुसफुसाया, सुबह से पहले मैसूर पहुंचना। अनिल, वरना। उसने हंसी नहीं, रोई नहीं, गुस्सा भी नहीं किया। सिर्फ इतना बोली, वरना तुम मेरा दूल्हा बन जाओगे। सड़क का श्मशान। अब अनिल 90 से 100 किलोमीटर एच की रफ्तार पर था। नींद नहीं, डर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, मैसूर। लेकिन सड़क अब अजीब थी। हॉर्न दबाने पर आवाज धुंधली निकलती। इंजन की गरज मंद हो चुकी थी, जैसे ट्रक भी मौत की दुनिया में पहुंच चुका हो। हर किलोमीटर के साथ दुल्हन की परछाई लंबी होती गई। अब वो पीछे नहीं, हर खिड़की में दिखाई देती। मैसूर की सीमा। रात के 3:12 बजे वो मैसूर की पहली सीमा में घुसा। एक पुराना पत्थर का बोर्ड, हल्की सी रोशनी, मिटा हुआ नाम, लेकिन उस पर दुल्हन के हाथ के रंग से लिखा हुआ, अंत यहां है। ट्रक के केबिन के अंदर तापमान गिर गया, बहुत नीचे। उसकी सांस धुंध बनकर बाहर आने लगी। दुल्हन ने अब अपना सिर उठाया और पहली बार अनिल ने उसका चेहरा पूरी तरह देखा। माथे पर टूटा हुआ मांगटीका, नाक के पास काली दरार, गालों के नीचे हड्डी की रेखाएं, फटे होंठ, काली खाली आंखें और गले में रस्सी का पुराना निशान। वो बोली, अब तुम उसे देखोगे। वह सामने से आया। सड़क के बीच अंधेरे से एक इंसान निकला, दूल्हे जैसा, मैसूर के पारंपरिक कपड़ों में। सिर पर पगड़ी नहीं, आंखों में काला खालीपन। वो हाथ उठाकर इशारा कर रहा था। रुको। अनिल ने ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया। उसका दिल अब शांत था, जैसे नतीजा वो जान चुका हो। आमना सामना। दूल्हा सामने आया। दुल्हन बगल में बैठी रही। दूल्हे ने फुसफुसाकर कहा, तुम उसे पहुंचा लाए। अब तुम जा सकते हो। अनिल ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी दुल्हन बोली, नहीं, ये मेरा ले गया था। ये जिम्मेदार है। ये किसी और का दूल्हा नहीं बन सकता। दूल्हा चिल्लाया, मुझ पर झूठ मत लगाओ। दुल्हन का गर्जनास्वर फूटा, तूने मुझे मारा।
दूल्हा पीछे हट गया। उसकी परछाई जमीन से चिपक गई। हवा तेज होने लगी। रात लाल हो गई। आसमान से राख गिरने लगी। अनिल ट्रक में ठहर गया। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी थीं। मृत्यु न्याय। दुल्हन ने अपनी चुन्नी हवा में फैलाई। वो खून की धार की तरह फैलती गई। और अचानक दूल्हे का शरीर हवा में उठा। उसकी गर्दन पर वही रस्सी का निशान उभर आया जो दुल्हन की गर्दन पर था। दुल्हा चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज गायब हो गई और अगले ही पल उसकी हड्डियां धूल बनकर बिखर गईं। सन्नाटा, सिर्फ हवा का रोना। दुल्हन धीरे धीरे उठी, ट्रक से उतरी। अनिल ने पहली और आखिरी बार उसके पैर जमीन को छूते हुए देखे। अब वो भूत नहीं, आत्मा थी। वो सामने चली, खाली मैदान में। सुबह की सबसे पहली किरण उसकी देह पर पड़ी और वो आग की तरह चमकती हुई आकाश में विलीन हो गई। अंत नहीं, कल अनिल के पास अब ट्रक था, सड़क थी और जीवन था, लेकिन उसकी कलाई पर लाल सिंदूरी छाप थी और हल्का सा चुन्नी का स्पर्श जो अब भी मौजूद था। उसने धीरे से सोचा, क्या मैं सच में छूट गया, या रात से सुबह हो चुकी थी। आंधी शांत हो गई थी। आसमान साफ था। सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैली और ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया सामान्य हो गई हो। केवल अनिल सामान्य नहीं था। उसके हाथ स्टीयरिंग पकड़े रहे, पर उसकी उंगलियों पर वो लाल सिंदूरी छाप जमी रही, जिसे कितनी ही बार पोंछा मगर मिटती ही नहीं थी। अनिल ने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन अब बिल्कुल साफ आवाज कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन हेडलाइट के कांच अंदर से धुंधले थे, मानो किसी ने रोते रोते भीगी आंखें वहां टिकाई हों। उसने गियर लगाया। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन ट्रक की आगे की नंबर प्लेट पर लिखी यूपी 14 खुद बदलकर दिख रही थी। यूपी 14 मैरिड। अनिल का दिल धक से रह गया। कुछ मील आगे एक पुरानी चाय की दुकान दिखी। अनिल रुका, उतरा, आंखें सुर्ख, चेहरा सूखा। चाय वाले ने देखा और पूछा, अरे भाई, रात कहाँ गुजारी? इतनी हालत कैसे? अनिल थका हुआ स्वर, यहीं पास में एक दुल्हन। वो चाय वाले ने अचानक कड़क आवाज में कहा, नाम मत लेना। अनिल चौंका, तुम जानते हो? चाय वाले ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जो भी उत्तर से दक्षिण ट्रक लेकर आता है वो उसे देखता है, क्योंकि वो यहीं नहीं मरी थी, उसे यहां दफनाया गया था। अनिल का दिल धड़कने लगा। कहाँ? चाय वाला बस उंगली से इशारा किया। सड़क के किनारे एक छोटा सा मटमैला पत्थर, जिस पर लिखा था, दफन की कहानी का सच। चाय वाले ने बताया, बारात में झगड़ा हुआ था। दूल्हा और दुल्हन भागकर मैसूर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दूल्हे के चाचा ने दुल्हन को गोली मारी। दूल्हा उस वक्त बेहोश था। गोली किसने चलाई? शायद चाचा, या शायद दूल्हा ही, कोई नहीं जानता। दुल्हन यहीं मरी और यहीं पत्थर के नीचे दफनाई गई। और तब से वो हर उस ट्रक पर बैठती जो उत्तर से दक्षिण जाता है। वो पूछती, क्या तुम मेरे दूल्हे हो? अगर ड्राइवर डरकर हाँ बोल दे,
तो वो उसका दूल्हा बन जाता है और सुबह तक मर जाता है। अगर ड्राइवर कहे ना, तो वो उसे छोड़ देती है। अनिल कांप गया। उसने आवाज में डर मिलाकर कहा, मैंने तो कभी हाँ नहीं कहा। चायवाले ने धीरे से पूछा, तो फिर ये सिंदूर का निशान? अनिल ने अपनी कलाई दिखाई, जहां लाल छाप थी। चायवाले का चेहरा उड़ा। इसका मतलब उसने तुम्हें चुन लिया है। अनिल भागकर ट्रक में बैठा। दिल तेज धड़क रहा था। वो तुरंत यहां से निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, केबिन में हल्की सी खुशबू फैली। वही मेहंदी जैसी, सिंदूर जैसी, शादी की रात जैसी। और फिर पिछली सीट के ऊपर हवा में हल्का सा दृश्य उभरा। दुल्हन मुस्कुराती हुई। अब उसकी आंखें खाली नहीं थीं। अब उनमें चमक थी। अब वो डरावनी नहीं, सुंदर लग रही थी। एक सौम्य शांति। वो बोली, मैं मुक्त हो चुकी, लेकिन तुम मेरे हो चुके। अनिल, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो धीरे धीरे पिघलती हुई रोशनी बनी और उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, जहां भी ट्रक चलाओगे, मैं साथ रहूंगी। सालों बाद अनिल ने कभी शादी नहीं की। लोग कहते वो अकेला रहता है, सड़क पर सबसे लंबी यात्राएं करता है। रात में ट्रक के केबिन में कभी कभी हल्की सी स्त्री हंसी सुनाई देती है। कभी किसी लंबी चुन्नी की झलक मिलती है। लोग डरते हैं, पर अनिल अब नहीं डरता। वो जान चुका है, अब वो अकेला नहीं है। उसकी कलाई पर वही लाल छाप, कभी हल्की, कभी गहरी, पर हमेशा मौजूद। कुछ ड्राइवरों ने बताया, जब उनका ट्रक अनिल के ट्रक के पास चलता है, उन्हें पीछे की खिड़की में एक दुल्हन बैठी आंखें बंद रखे ट्रक के साथ बहती दिखती है। एक रात अनिल ने खुद कहा, मैंने उसे दुल्हन नहीं, एक अधूरी आत्मा समझा। पर वो अधूरी नहीं थी। उसकी सच्चाई मुझसे ही पूरी हुई। अब वो भूत नहीं, वो भार नहीं, वो श्राप नहीं, वो अनिल की अदृश्य पत्नी है। सड़क के हर अंधेरे मोड़ पर, हर लंबी रात में, हर सुनसान मैदान में वो साथ होती है। कोई उसे देख न पाए, पर अनिल जानता है, उसके बगल वाली सीट हमेशा भरी रहती है। कैमरा अनिल के ट्रक के पीछे से धीरे धीरे ऊपर उठता है। रात का अंधेरा रास्ता फैला है। ट्रक की लाल टेल लाइट चमकती है। और जैसे ही कैमरा ऊपर आता है, ऊपर से बर्डाई व्यू में ट्रक की छाया दो परछाइयों सी दिखती है। एक ड्राइवर और एक दुल्हन, सफेद चुन्नी हवा में लहराती हुई। ट्रक दूर होता जाता है। आवाज गूंजती है। कुछ सवारियां टिकट लेकर नहीं, वादा लेकर साथ चलती हैं।